कि फ्यूचर प्लानिंग कितनी महत्वपूर्ण होती है जब हम घर का साइज़ तय कर रहे हों। कि मान लीजिए कि कोई, जैसे आपने कहा कि अगर न्यूली मैरिड कपल है और वो अगर 1 BHK शिफ्ट हो रहा है, और अगर आगे चल कर के उनको ये पता है कि माता-पिता जो है वो हो सकता है जहाँ पर वो इस समय जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर आकर के उनके साथ रहेंगे, या फिर आगे चल कर के फैमिली प्लानिंग अगर उन्होंने तय किया हुआ है कि साल भर या 2 साल के बाद वो अपनी फैमिली स्टार्ट करने वाले हैं। फ्यूचर प्लानिंग का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है जब हम अपने घर की प्लानिंग, घर के साइज़ का निर्णय ले रहे हैं? देखिए विपुल जी, मैं यहाँ कहूँगा कि करंट जो भी आपकी ज़रूरत है, उसको तो ध्यान में रखना प्रॉपर्टी साइज़ के लिए फाइनल करने के लिए बिल्कुल ही सजेस्टेबल नहीं होता। हमेशा आप 10 से 15 साल आपकी क्या प्लानिंग होगी और किस तरह से आपकी ज़रूरत बढ़ेगी, यही फाइनल करना आपके लिए बेटर विकल्प होता है। मतलब अगर अभी सोचें कि बच्चे छोटे हैं, तो ये मान के चलिए जब बच्चे बड़े होंगे, तो उनके लिए भी अलग-अलग आपको एक कमरा देना पड़ेगा। तो फ्यूचर की प्लानिंग आपकी हमेशा 10 से 15 साल की होनी चाहिए और साथ में वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड इस समय काफी बढ़ गया है। तो आप एक एक्स्ट्रा स्टडी रूम या ऑफिस स्पेस कभी इस तरह से आपको या बच्चों को जरूरत पड़े, ये भी आपको दिमाग में रखना चाहिए। और अक्सर देखा जाता है रिटायरमेंट के बाद जो बड़े घर की जरूरत है वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि एडिशनल स्पेस की रिक्वायरमेंट आपकी नहीं रहती, या ऑफिस स्पेस उसके साथ अटैच होना बहुत कोई फायदे का सौदा नहीं होता। तो किस एज ब्रैकेट में अगले 10-15 सालों में आप होंगे, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और ये लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप ये सोचो कि ये आने वाले सालों की आपकी जरूरत है, तो इन सभी फैक्टर को आज आपको कंसीडर करना है। तो बेटर फ्यूचर प्लानिंग आपके साइज को डिसाइड करने में सबसे बेटर हेल्प करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज अगर आप जो मतलब सोच रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वही रिक्वायरमेंट आपकी कल हो, आने वाले 4 साल के बाद हो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए भले ही 1 साल का इंतज़ार करना पड़े, थोड़ा सा बजट बढ़ाना पड़े, लेकिन अगर आप फ्यूचर को ध्यान में रख कर के निर्णय लेंगे, वो आपके लिए थोड़ा और बेहतर रहेगा, ये प्रदीप जी का कहना है। सर, बहुत सारे दर्शकों के सवाल भी आए जब उनको हमने बताया कि आज की हमारी ये थीम है और प्रदीप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो हम चाहेंगे उनमें से कुछ कुछ सवाल जो है बीच बीच में हम अपने दर्शकों को लेते रहें। पहला प्रश्न जो आया है हमें गुरुग्राम से आया है, जो कि अमित राजपूत जी ने हमें भेजा है, और अमित जी कह रहे हैं कि मुझे अपने माता पिता के लिए अब एक अलग रूम चाहिए, लेकिन मेरा बजट जो है वो सीमित है। क्या 3 BHK लेना मेरे लिए सही रहेगा? तो ये बड़ा कंस्ट्रेन हो जाता है सर कई बार बजट को लेकर के, कि ठीक है रिक्वायरमेंट तो है, कई बार बजट अलाउ नहीं करता है। तो अब ये अमित जी कह रहे हैं क्या 3 BHK लेना सही रहेगा मुझे? देखिए अमित जी, आपके लिए सबसे बेटर तो 3 BHK ही रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट टू आपका बजट आपको अलाउ करे। क्योंकि आप गुरुग्राम में रहते हैं, गुरुग्राम का बजट थोड़ा सा इस समय हायर साइड में चल रहा है। तो 3 BHK का अगर बजट अलाउ कर रहा है तो बिल्कुल आपके लिए सबसे बेटर विकल्प होगा, क्योंकि आप माता पिता के साथ रह रहे हैं और उनके लिए भी एक स्पेस देना मैंडेटरी है। उनको थोड़ा सा स्पेस मिलेगा तभी वो प्रॉपर लिविंग कर पाएंगे। तो 3 BHK बेटर रहेगा अगर आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं। यहाँ एक बात और इम्पोर्टेंट है कि अगर आपका बजट कम है तो 2 BHK का बड़ा साइज भी आप देख सकते हैं, जिसमें एक स्टडी स्पेस अलग से हो, तो भी आपकी कई जरूरतें इसमें आ सकती हैं। वैसे नए प्रोजेक्ट में 3 BHK आपको, चूंकि उसमें पोजीशन थोड़ा डिले से होगा, 3-4 साल कंस्ट्रक्शन का टाइम लगेगा, तो नए प्रोजेक्ट में 3 BHK आपको पॉसिबल है कि कम कीमत में मिल जाए, या फिर आप सेकेंडरी मार्केट में जाके, रीसेल में भी जाके आप प्रॉपर्टी देख सकते हैं। रीसेल में कई ऑफर आपको मिल जाएंगे, जहां 3 BHK जो सोसाइटी थोड़ी पुरानी हो चुकी है, वहां पर आपको पॉसिबल है कि 3 BHK थोड़ा कम पेमेंट प्लान, कम प्राइस पे मिल जाए। वैसे साथ में नए प्रोजेक्ट्स में भी ऐड करूंगा मैं कि बहुत अच्छे फ्लेक्सी पेमेंट प्लान इस समय नए प्रोजेक्ट्स में आ रहे हैं। तो उन ऑप्शंस को अपनी इनकम के हिसाब से देखते हुए आप फ्लेक्सी प्लान में भी नए ऑप्शंस को तराश सकते हैं। और अगर आप पुराना प्रोजेक्ट में जाना चाहेंगे तो वहां पर भी आपको रिजनेबल रेट के ऊपर 3 BHK ऑप्शन रेडी टू मूव मिल सकता है, जहां इमीडिएटली शिफ्ट होने पर अगर कहीं रेंटल भी आप पे कर रहे हैं तो उससे आप बच सकते हैं। और उससे जो आपकी ईएमआई जाने वाली है उसका भी एक फायदा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आप वो रेंटल पे कर ही रहे थे ना, तो वो रेंटल अगर आप ईएमआई में पे करते हैं तो उसका भी सीधा फायदा आपको मिलता है।